अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान में ज़िमनी इलेक्शन के बाद सियासत में एक मरतबा फिर से गर्मा गर्मी है और एक जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज 18 अक्टूबर भी है, सानह कारसाज की तकरीबात भी हुई, लेकिन साथ ही साथ वो ये अज़म कर रहे हैं कि फिर से हमारी हुकूमत जो है वो बनेगी और फिर से हम आएंगे। पीपल्स पार्टी के लिए तो एक बूस्ट है, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी वेव है उसके लिए भी बूस्ट है। नून लीग ये सोच रही है, कहीं एहसन इकबाल ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमारी तवज्जो सैलाब पर थी, इलेक्शन पर नहीं थी। कहीं राना सनाउल्लाह जो हैं वो फैसलाबाद में बेरोज़गारी और इंडस्ट्री बंद होने की मोतरफ़ हो रहे हैं कि ये हमारी कोताहियाँ हैं जिसकी वजह से हम इलेक्शन हारे हैं। बहरहाल अब सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अपना रेफरेंस है वो दायर कर चुकी है। पै दर पै ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबियाँ, क्या इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट से मसला है या चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ात से मसला है या कोई और वजह है, ये क्यों दायर किया जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जस्टिफिकेशन क्या, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इरशाद साहब, आज एक बड़ा अदालती जो तारीख़ है उसका एक और बहुत अजीब दिन है कि आज जो शाहज़ेब कत्ल केस है उसके जो मरकज़ी मुलज़िम हैं शाहरुख जतोई, वो अपने साथियों समेत सुप्रीम कोर्ट से बरी हो चुके हैं। इस कत्ल ने हिला के रख दिया था और तनाज़ा हुआ कि शाहज़ेब की बहन को हिरासत करने का इल्ज़ाम था शाहरुख पे, फिर तल्ख़ कलामी हुई और फिर मुबैना तौर पे शाहरुख ने इसको कत्ल किया, फिर उसके बाद उनको सज़ा भी हुई। ये केस मुख्तलिफ़ पहलू हैं इसके, लेकिन शाहरुख जतोई एक पूरा एक कैरेक्टर बन चुके हैं पाकिस्तान की इस सारी तारीख़ में। आज के केस से क्या सबक मिलता है? इस केस का जो सबक है असल वो ये है कि हमारा निज़ाम इंसाफ जो है वो इंतहाई नाक़िस है और दौलतमंद ताकतवर के घर की लौंडी है और कमज़ोर जो है सिर्फ़ उस पर ही ये कानून लागू होता है। ताकतवर को इंसाफ मिलता है, कमज़ोर को सज़ा मिलती है। ये एक मिसाली किस्म का केस था कि इसने कत्ल किया। जब मामला सेशन कोर्ट में था तो इसके वालिदैन ने और कुछ सियासतदानों ने पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक़ था, इन्होंने मिल के वालिदैन पर, वो पुलिस अफसर है, रिटायर्ड पुलिस अफसर, इसका वालिद जो है शाहज़ेब का DSP थे, उस पर दबाव डाल के धमकियां दे के कि तुम्हारी बेटियां हैं और तुम्हारी फैमिली है, उसको राज़ीनामे पर आमादा किया, बारगेन पे राज़ी किया। जी हाँ, फिर समझौता हुआ। राज़ीनामा जब हो गया तो जाहिर बात है वो सारा बरी हो जाना था। उस पर चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने अज़ खुद नोटिस लिया और केस को रिवाइव किया गया और मुद्दई रियासत बनी। वैसे भी फौजदारी केसों में रियासत मुद्दई होती है, लेकिन उस वक्त मीडिया ने बहुत शोर मचाया और जायज़ तौर पर मीडिया का दबाव था, पब्लिक अवेयरनेस भी हुई और रियासत मुद्दई बनी और कहा गया कि ये केस अब रियासत की निगरानी में चलेगा। लेकिन बिल आखिर वही कुछ हुआ कि वो शख्स बरी हो गया क्योंकि उसके पास ताकत, जो ज़्यादातर उन केसेस के साथ होता है जो रियासती निगरानी में चलते हैं, निगरानी में बिल्कुल ऐसे चलते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि रियासत ने भी, वालिदैन ने तो कातिल के साथ सुलह की थी अपनी मजबूरियों के तहत, अपनी कमज़ोरी के तहत, क्योंकि उसकी वालदा ने और वालिद ने ये कहा था, वालदा ने गालबन कहा था कि हम सुलह ना करें तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमने अपनी बच्चियों को भी देखना है, उनकी इज़्ज़त भी ख़तरे में है। लेकिन रियासत भी उसी तरह मजबूर साबित हुई जो मुद्दई थी और हमारा निज़ाम इंसाफ भी उतना ही मजबूर साबित हुआ जितना कोई कमज़ोर मकतूल का बाप या माँ होती है जिनके छोटे छोटे मासूम बच्चे हों या बच्चियाँ हों और वो अपने बच्चों की, बाकी मांदा बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए, अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए वो ताकतवर के साथ सुलह पर आमादा होते हैं। अब तबसरे जारी हैं और बाज़ लोग वालिदैन को भी मतून कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि जब रियासती निज़ाम इस कदर बोसीदा हो और माशरा भी इतना बेहिस हो
और कानून जो है वो बांदी हो, ताकतवर के घर की लौंडी हो, तो उस वक्त बेचारे गरीब वालदैन, कमज़ोर वालदैन क्या करें? उनके लिए तो ये बेहतरीन वो है कि इस तरीके से कुछ उनके आंसू पूछे जाएंगे, कुछ उनकी ये होगा कि चलो जी बाकी माना ज़िंदगी, हमारे बच्चों की ज़िंदगी बेहतर गुजरेगी। तो ये मैं समझता हूँ स्याह दिन है हमारी निज़ाम कानून और इंसाफ की और कौम की ज़िंदगी का स्याह दिन है कि रियासत बेबस साबित हुई, कानून बेबस साबित हुआ और ताकतवर बिलाखिर जीत गया। अच्छा इरशाद साहब, ये आई थिंक उस वहाँ एक जुमला बड़ा अच्छा उन्होंने कहा, जो शाहरुख जतोई के वकील लतीफ़ खोसा साहब थे, उन्होंने कहा अब तो ये बात रेलेवेंट नहीं है कि उसने कत्ल किया था या नहीं किया था। कत्ल तो उसने किया था, ये रेलेवेंट नहीं है, जब सुलह होगी तो बस ख़त्म हो गया सारा कुछ। यानी आप दबाव डाल के, पैसे दे के, सियासी दबाव, समाजी दबाव और दौलत का दबाव डाल के मजबूर कर दें, तो उसके बाद ये बात रेलेवेंट है नहीं रहती कि मुझे तो इरशाद साहब ये लगता है, ये महसूस होता है कि ये शाहरुख जतोई कल हमारे मुअज़्ज़ज़ ऐवान में बैठा होगा और ये MNA MPA बना सियासी खानदान है वो, MNA MPA बना होगा और ये हल्के के लोगों की नुमाइंदगी कर रहा होगा, क्योंकि ये बड़ी हमारी तारीख और आज तायीद हुई है उस फ़लसफ़े की, इस नैरेटिव की तायीद हुई है कि आप बड़ी डकैतियाँ करें, बड़ा हाथ मारें, नाजायज़ तरीके से मनशियात फरोशी से, स्मगलिंग से, बैंक लूट के, कौमी दौलत लूट के पैसा कमाएं, उस पैसे के ज़ोर पर सियासत में आएँ, अवामी ओहदा हासिल करें, अवामी ऐवानों, कौमी ऐवानों में पहुँचें, उसके बाद आप पर 7 खून माफ़ हैं। अच्छा, आप जो भी करें कानून आपका कुछ नहीं एक और केस बैरिस्टर फ़हद मलिक जी, ये उनका केस है। आज इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने उनके कातिलों को उम्र कैद की सज़ा दी है और इस पर जो लोग हैं उनका ये कहना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जुल्फ़ी बुखारी साहब ने भी ये कहा है कि बैरिस्टर फ़हद मलिक की बेवा और बच्चों ने 6 साल मकतूल के बेईमाना कत्ल के इंसाफ का इंतज़ार किया और आज मुलज़िमान को फांसी की सज़ा के बजाय उम्र कैद देकर इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं किए गए। और उनका ये कहना है कि अब जो हाई कोर्ट है उनसे इंसाफ की उम्मीद है, आला अदलिया से इस्तदा है कि कानून के मुताबिक कातिलों को कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए। अब खैर ये सज़ा तो हुई है, उम्र कैद हुई है, लेकिन अब ये देखना है कि वो जो राजा ग्रुप है और खोखर ग्रुप है, ये 2 ग्रुप थे। मलिक ग्रुप नहीं, मलिक तो ये है ना, मलिक ये भी हैं, मलिक हाँ, हैं, वो तो खोखर राजा जी, ग्रुप बिल्कुल ठीक है। उन पहले तो ये केस चल ही नहीं पा रहा था और ये फ़हद मलिक जो थे ये सालसी कराने गए थे, थाने में सालसी हुई, 2 ग्रुपों की लड़ाई थी, उनकी सुलह सफाई इसने कराई, ये बाहर निकला तो इस मरहूम को मतलब वो कातलों की गोलियां 40 या 45 गोलियां लगी थी, बेईमाना तरीके से कत्ल किया गया इनका। लेकिन प्रॉब्लम यही है ना सर कि अगर ताकतवर हैं आप तो आपको कत्ल भी माफ़ है, और अगर आप कमज़ोर हैं तो रोज़ाना हम सुनते हैं कि मोबाइल चोरी किया था उसको सज़ा होगी, बल्कि ये भी कि रोटी उसने चोरी की उसको सज़ा हो रही है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में कहत पड़ा, आपने फरमाया कि चोरी की सज़ा मैं साकित कर रहा हूँ क्योंकि लोग ज़रूरत के तहत भी शायद करें, और हमारी फ़िक़ा में बाज़ सूरतों में जो खाने पीने की चीज़ की चोरी है उस पर सज़ा नहीं होती, लेकिन यहाँ सज़ा हो जाती है। किसी बच्चे ने रोटी चुराई है, घरों में लड़कियां बेचारी काम कर रही होती हैं, छोटी मोटी चोरी पर पकड़ी जाती हैं, मारपीट होती है, पुलिस को दे देते हैं, होती है और कातिल जो है वो आराम से छूट जाता है। यहाँ तो इरशाद साहब 12 साल के बच्चे को भी हथकड़ी लग गई थी और उसे भी नामजद कर लिया था। ऐसे ऐसे मुकदमात भी बने हैं। बहरहाल ये बैरिस्टर फ़हद का केस हो, ये शाहरुख जतोई का केस है, ये शाहज़ेब कत्ल केस है, ये बहुत बड़ी अलार्मिंग हैं। इसमें हमारे निज़ाम इंसाफ के लिए बहुत निशानियाँ हैं, सोचना होगा। ब्रेक के बाद बात करते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फ़ारूक हबीब साहब ने। बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब आपके वक्त का। फ़ारूक साहब, बहुत से मामलात हैं। पहले तो ज़िमनी इलेक्शन पे आप कामयाबी पे मुबारकबाद कबूल कीजिए, और दूसरा आज की जो डेवलपमेंट है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ अब आपने रेफरेंस दायर कर दिया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। पै दर पै आपको ये कामयाबियाँ हासिल हुई हैं। मसला क्या है? क्या इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट से मसला है या चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ात से मसला है? नहीं, देखें, किसी की मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक आईनी अदारा है, उसका काम है साफ और शफाफ इंतखाबात करवाना। लेकिन अगर एक मनसब के ऊपर जो शख्स मौजूद है, अगर उनकी तरफ से फैसले ही इस किस्म के आ रहे हों जो फैसलों के ऊपर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। अगर एक जमात जिसको एतमाद ही नहीं इलेक्शन कमीशन पे, वो बार बार ये बात कह रही है, तो उस पर तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खुद मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए कि अगर आपके ऊपर एतमाद ही नहीं। आप ये देखें, ये जो हालिया इलेक्शन गुजरा है, इस इलेक्शन के अंदर वही शिकायत दोबारा रिपीट हुई कि जो वोटर लिस्टें मौजूद हैं, जिन वोटर्स ने 2018 में उसी हलके में, जो मेरा हलका है, उस हलके में वोट कास्ट किया। मैं उनको ज़ाती तौर पे भी लोगों को जानता हूं। जिस जगह पर मैं अपने पोलिंग कैंप के ऊपर गया हूं, मुझे ऐसे वोटर्स मिले। मैं अपने लोगों की बात नहीं कर रहा, डायरेक्टली वोटर्स की बात कर रहा हूं। अच्छा, कि एक घर के 3 वोट हैं, उसमें से एक मौजूद है, 2 हलके से बाहर फेंक दिए या किसी दूसरे शहर में ले गए। किसी के बिल्कुल ही वोट ही डिस्टर्ब कर दिए गए। अच्छा। और इसके अलावा बेशुमार ऐसी बेज़ाब्तगियां हैं जो कि सामने आती हैं, और उससे ये नजर आता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जानिबदार हुआ है, गैर जानिबदार नहीं है। आप देख लें कि उस वक्त नोटिफिकेशन करना था मखसूस नशिस्तों का, वो नहीं हुआ। इससे कबल जो है वो बेशुमार ऐसे फैसले आए जिनको बाद में हमने मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में चैलेंज किया, इनके फैसले टर्न डाउन हुए। तो इलेक्शन कमीशन, अभी आप फॉरेन फंडिंग केस ही देख ले कि पीपल्स पार्टी नून लीग का फॉरेन फंडिंग केस स्क्रूटनी कमेटी स्क्रूटनी मुकम्मल कर चुकी हुई है। अच्छा। पिछले 4 महीने से उसके ऊपर स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट सामने नहीं आ रही। कभी आपने सुना है पीपल्स पार्टी या नून लीग के केस के ऊपर कोई इजलास बुलाया इलेक्शन कमीशन ने, या उसके ऊपर कोई पेशरफ्त हुई है? तो सिर्फ एक ही जमात को आपने निशाने पे रखा हुआ है, एक ही जमात को आपने अपने टारगेट के ऊपर रखा हुआ है। तो जब आपका तवाजुन ही कायम नहीं है, जो आपकी आईनी जिम्मेदारी है, उसके ऊपर फिर तहफुजात भी सामने आते हैं, उसके ऊपर बात भी खुल के होती है, फिर हम हक बजाने में। जी फारूक साहब, इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आपने लगाया अपोजिशन के साथ इत्तेफाक राय से। ये सवाल मेरा नहीं है, सवाल मेरा ये है कि अब अगर ये मुस्ताफ़ी हो जाएं, नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो लगेगा उसकी तैनाती में आप शरीक ही नहीं होंगे मुशावरत में, क्योंकि आप असम्बली में नहीं हैं, तो उस पर फिर आपको एतराज़ होगा। तो ये तो फिर हर चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफ़ी होता रहेगा आपके एतराज़ पर। नहीं, देखें, बुनियादी तौर के ऊपर मामला क्या है? मामला ये नहीं है कि हम हर के ऊपर जो है वो एतराज़ लगा देंगे। हर के ऊपर एतराज़ का मामला ही नहीं है। अच्छा। मामला बड़ा सिंपल है और सादा सा मामला है कि जब हम कह रहे हैं नए इंतखाबात करवाने हैं, हमारा मुतालबा है, हम ये कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन की तश्कील 9 करें। जब हम कह रहे हैं कि तश्कील 9 करें, तो तश्कील 9 में ये नहीं हो सकता कि हम अपने आप को उस प्रोसेस से बाहर रखेंगे। फिर जब हमारे ये मुतालबात मंजूर हो जाते हैं, हम अपना मुज़ाकरात में आ जाते हैं, टेबल टॉक में आ जाते हैं, तो फिर उसके लिए बहुत सारे दरवाजे फिर आपको खोलने पड़ते हैं, बहुत सारे आपके ऑप्शंस क्रिएट हो जाते हैं। खान साहब पहले ये बात कह चुके हुए हैं कि अगर इलेक्शन का ये ऐलान करें और इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए हो, तो फिर हमें असम्बलियों में वापस जाने के ऊपर कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के रास्ते में रुकावट बने होंगे, जो कि ये बने हुए हैं, तो फिर तो हमारे पास एक ही रास्ता है ना, वो पब्लिक प्रेशर का रास्ता है। अच्छा फ़ारूक साहब, सड़कों पे निकलने का रास्ता है, उसको तो हम अडॉप्ट करेंगे। जी, ये फरमाएं कि आज एक बड़े अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट है कि खान साहब को 4 सीनियर जर्नैल मिले हैं, और वो जो दरून खाना मुज़ाकरात की बात जिसकी कल खान साहब ने बताया कि वहाँ क्लैरिटी नहीं है,
तो उनके सामने भी ये मुतालबा रखा गया है और ये 4 लोग जो हैं ये नए इलेक्शन के मामलात पर बातचीत आपकी चल रही है? देखिए, मेरे इल्म में नहीं है कि कौन से किससे मुलाकात हुई है, कैसे हुई है। मैं तो अपने इधर इंतखाबात में अभी भी अपने हल्के में मौजूद हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ जी। लेकिन जो बुनियादी चीज़ है, हमारा इलेक्शन का मुतालबा है और ये को हमारा ज़ाती मुतालबा नहीं है। आप ये देखें जी। एक 17 जुलाई को हमें इक़्तिदार से निकाला गया। पाकिस्तान में तारीख है, जिसको इक़्तिदार से निकाले वो लोगों में गैर मारूफ हो जाता है। इमरान खान साहब गैर मारूफ होने की बजाय अपनी जिंदगी की, सियासी जिंदगी की तारीख की सबसे ज्यादा शोहरत पे पहुंच गए। 17 जुलाई को भी अवाम मुंतखब करती है, आज 16 अक्टूबर को भी अवाम मुंतखब कर देती है। उनको मालूम भी था कि ज़िमनी इलेक्शन से उन्होंने वज़ीर आज़म नहीं बनना, उन्होंने असम्बलियों में नहीं जाना, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब को लोग मुंतखब करते हैं, बाहर निकलते हैं, वोट डालने आते हैं। ये है अवामी रेफरेंडम जो इमरान खान के साथ खड़ा है। अब इनको क्या खतरा है? इनको खतरा यह है कि इमरान खान दोबारा 2/3 से वजीर आजम बन जाएंगे। तो भाई पाकिस्तान की अवाम ने फैसला करना है ना, उसको फैसला करने दें। अवाम में जो मकबूल होगा वो सामने आ जाएगा। आप मैदान लगने दें इलेक्शन का। फरूख साहब, जानना हम ये चाह रहे हैं, हमारा मुतालबा सबके साथ यही है। सही है, अगर मामलात तय हो जाते हैं, हालात न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बाकी मानदा मामलात हैं, इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं या आने वाले इंतखाब पे सबका एतमाद हो या इलेक्शन कमीशन की तश्कील है, इसको लेकर पार्लियामेंट वापस जाएगी? देखिए, मैंने पहले आपको ये कहा कि पहले को संजीदा एफर्ट तो नजर आए, पहले को संजीदा एफर्ट नजर आए, मालूम पड़े कि ये इंतखाबात जो हैं वो करवाना चाहते हैं, चीजें मैच्योर हो। उसके बाद हम तो ओपन है, इस हवाले से हम बता चुके हुए हैं, पहले खान साहब भी बात कर चुके हुए हैं। जब कोई चीज सामने आएगी उसको हमारी एफर्ट किसकी तरफ से नजर आए? आप किससे तवक्को कर रहे हैं? जो सीनियर लीडरशिप है उसको सामने रखा जाएगा। देखिए, हम किससे एफर्ट कर सकते हैं? मुझे बुनियादी तौर के ऊपर पाकिस्तान के अंदर जो एक निज़ाम चल रहा है, इस निज़ाम के अंदर मौजूदा जो सेटअप है, इस सेटअप को अब अवाम के सामने अपने घुटने टेकने पड़ेंगे। मुल्क का बहुत नुकसान हो चुका है, एनफ इज एनफ। आप माशी तौर के ऊपर मुल्क का नुकसान कर दिया, लोगों को बेरोजगार कर दिया। नहीं, आप आज फरूख साहब सवाल ये है, मतलब पॉलिसी क्या आप चाहते हैं? हुकूमत आपसे मुज़ाकरात करे, हुकूमत आपके पास आए, हुकूमत आपको दावत दे, या आप कहीं और से तवक्को कर रहे हैं? देखिए, बात यह है, मैं आपको जो बुनियादी चीज़ है, मुझे आप सिर्फ सादा सी ये बात बता दें कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो फैसले कहाँ पे होते हैं? नहीं, ये आप बताएं ना। आप क्या कहते हैं, ये अपने पाँव पे खड़े हैं? नहीं, ये तो बात आप बताएं। ये अपने पाँव पे, ये देखे ना हर चीज। शाह साहब आप हर चीज आप मेरे से ना पूछे, आप मेरे से बहुत ज्यादा समझदार नहीं हैं। आपको मालूमात भी बहुत हैं, मालूमात भी बहुत। मेरा एक छोटा सा सवाल है फरूख साहब, एक छोटा सा सवाल है इस कंटेक्स्ट में। मैं तो आपसे सिर्फ मासूमाना अर्ज कर रहा हूँ आपसे। फरूख साहब, एक छोटा सा सवाल है। मैं तो मासूमाना अर्ज ये कर रहा हूँ कि जब मैं ये मासूमाना अर्ज कर रहा हूँ कि वो उस मकनातीस का मुझे समझ नहीं आ रही कि वो कौन सा मकनातीस है जिस मकनातीस पे ये 13 जमातें जो हैं वो इकट्ठी होकर बैठ गई हैं। अब कराची में जो है वो MQM फारिग हो गई है, अपना पॉलिटिकल कैपिटल उन्होंने फारिग कर दिया। फरूख साहब, ये ना एक सवाल ले लें, आपके इल्म है ना, इसी मकनातीस अब वो आगे ये बातें कह रहे हैं क्या? अब आप उसी मकनातीस से चिपक रहे हैं ना, हुकूमत पे तो आप NRO का इल्जाम लगा रहे हैं और आप उसी की मैग्नेटिक फोर्स अब लेना चाह रहे हैं। तो आज भी फवाद चौधरी साहब ने एस्टेब्लिशमेंट से कहा कि वो अपना किरदार अदा करे। जी देखिए, मैं आपको सिर्फ आपको एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। हमारा मुतमन्ना नज़र क्या है? हमारी कोई ज़ात की किसी किस्म की कोई ख्वाहिश ही नहीं है। इमरान खान को ज़ाती तौर के ऊपर वज़ीर आज़म बनने का किसी किस्म का कोई शौक नहीं है। 3 साल वज़ीर आज़म रहे हैं इक़्तिदार में। इमरान खान की ना कोई फैक्ट्री लगी, ना इमरान खान ने बाहर बैरून मुल्क मनी लॉन्ड्रिंग की, ना उनके बच्चों ने बाहर पाकिस्तान के पैसे से कोई कारोबार शुरू किया। ये एक एस्टेब्लिश फैक्ट है। 6 महीने हो गए इस हुकूमत को, कोई ऐसी चीज इमरान खान के बारे में या ना निकाल सके या ना साबित कर चुके हैं। हमें मामला है पाकिस्तान की अवाम का दबाव हमारे ऊपर है, और भाई 22 करोड़ अवाम अब इमरान खान की तरफ देख रही है, उनको नजात दहिंदा समझती है। अब मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि हमें मुल्क अजीज है या अपनी जाती अनाएं अजीज है। हमें मुल्क का मुफाद देखना है। मुल्क का मुफाद यही है
कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत को अब घर जाना चाहिए, नए इंतखाबात हो। फारूक साहब, आपको मुल्क अजीज़ है, अगर कल MQM ये फ़ैसला करती है और चौधरी शुजात साहब ये फ़ैसला करते हैं कि हम मुल्क के मफाद की खातिर आपके दोबारा इत्तेहादी बनने के लिए तैयार हैं, तो मुल्क की खातिर आप इनको कबूल कर लेंगे ताकि इससे जो आप जिसको कहते हैं माफिया या रजीम, उससे निजात मिल सके और मुल्क दोबारा तरक्की के रास्ते पर चल सके? देखें, मैं आपको बताऊं, ज़ाती तौर के ऊपर मैं आपको बताऊं कि मौजूदा सेटअप में तो हमने किसी के साथ, अब कोई इत्तेहादी हो कोई भी हो, उसके साथ हमने आना नहीं है। ठीक है, जो मतलब 13 जमातें उधर चले गई हैं, हम तो चाह रहे हैं फ्री एंड फेयर, साफ शफाफ इंतखाबात हो। अच्छा। और जिस तरह का आवाम का मूड है और जिस वजह से ये इलेक्शन नहीं करा रहे, इंशाल्लाह इमरान खान को किसी इत्तेहाद की जो है वो जरूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह 2/3 से लैंडस्लाइड उनकी विक्ट्री होगी। अगर इमरान खान को दोबारा लूला लंगड़ा इक्तदार मिलता है, उस इक्तदार को हमें कबूल नहीं करना चाहिए। ये अच्छा, बड़ी हमारी जो है ना, मेरी जाती राय भी है और हमारी ये क्लैरिटी है। आखिरी सवाल, आपको किसी और जगह भी जाना है, आखिरी सवाल ये है कि आप सिंध में इलेक्शन बल्दियाती मुलतवी हुए, आपको बहुत एतराज़ है, लेकिन पंजाब में आप इलेक्शन करा ही नहीं रहे। पंजाब में आपकी हुकूमत है, बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे? देखें, वो पंजाब वाले बताएंगे आपको उनके क्या मामलात वहाँ पे चल रहे हैं। मैं कोई इतना उनके साथ इस हवाले से टच नहीं हूँ, लेकिन चंद दिन पहले मेरी गुफ्तगू हुई थी, उसके ऊपर मेरे ख्याल में मियाँ महमूद रशीद साहब और चीफ मिनिस्टर पंजाब उसके ऊपर काम किया है और शायद इन्होंने कानून भी पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो है वो पास करवा लिया है। लेकिन आप ये बताएं, क्या बल्दियाती इंतखाबात ज़्यादा ज़रूरी हैं या मुल्क में आम इंतखाबात ज़्यादा ज़रूरी हैं? मेरे नज़दीक आम इंतखाबात की अब ज़्यादा ज़रूरत है। लिहाजा जैसे ही आम इंतखाबात हो, उसके फ़ौरन बाद इख्तियारात लोकल गवर्नमेंट को देने चाहिए और जनरल इलेक्शन के 3 से 4 महीने के बाद फौरी आम ये जो आपके बल्दियाती इंतखाबात हैं वो होने चाहिए, ताकि लोकल नुमाइंदे जो हैं वो एम्पावर हो और तरक्याती काम लोकल सतह के जो है वो उनके जरिए हो। इस पे भी हमारा स्ट्रॉन्ग बिलीव है। सही, बहुत शुक्रिया फारूक हबीब साहब, पाकिस्तान इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। हमें ज्वाइन किया है कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब ने। राजा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। राजा साहब, आप फरमा रहे थे लास्ट टाइम हमारे प्रोग्राम में कि फैसलाबाद से तो इमरान खान नाराज़ होकर चले गए और अपने लोगों को झाड़ पिला के चले गए, लेकिन नून लीग को जिस तरह फैसलाबाद में आउट क्लास किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, आप समझते हैं कि ये आपके इनराफ का फैसला ठीक था और इसकी वजूहात क्या हैं? जी, मैं समझता हूँ कि फैसलाबाद में एक पार्टी के लीडर और पार्टी के हेड का दूसरी पार्टी के एक वर्कर से या एक MNA से मुकाबला था, तो दोनों में बहुत फ़र्क था। अगर तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट फ़र्क हबीब साहब होते तो इतनी लीड से आबिद शेर अली साहब जीतते। और जहाँ तक आपने कहा है कि इमरान खान से नाराज़गी का या उनसे अलहदा होने का फ़ैसला, तो मैं समझता हूँ बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला था। हमने सही वक्त पे फैसला किया और इस मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। इस मुल्क का जो खाना ख़राब हो रहा था, जो मुल्क के इदारों का बेड़ा गर्क हो रहा था और जिस तरह मुल्क तबाही की तरफ इमरान खान की क़यादत में जा रहा था, हमने उससे बचाने के लिए एक अहम रोल अदा किया है और हमें अपने उस रोल पे फ़ख्र है और हम समझते हैं कि हमने दुरुस्त फ़ैसला किया और हमारे फ़ैसले की वजह से आज अल्लाह का शुक्र है कि मुल्क डिफ़ाल्टर भी नहीं हुआ और मुल्क में चीज़ें बेहतरी की तरफ चल पड़ी हैं। ये मैं नहीं कहता कि बेहतर हुई हैं। महंगाई है, बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, ये हकीकत है, लेकिन ये सारी चीज़ों का जिम्मेदार मैं इमरान खान साहब को समझता हूँ। आम आदमी ये समझता है कि इसका जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत है, लेकिन मैं पूरी कौम को बताना चाहता हूँ कि इन तमाम चीज़ों का जिम्मेदार इमरान खान है और उसकी वजह से आज सारी ये मुसीबतें हम पे नाज़िल हो रही हैं। राजा साहब, आप भी ये कह रहे हैं, हुकूमत के सारे तर्जमान भी ये बात कहते हैं आवाम को कि इन सारी चीज़ों का ज़िम्मेदार जो है वो इमरान खान है, लेकिन लोग तो ये मानने के लिए तैयार नहीं है। लोग तो यही समझते हैं कि सब का ज़िम्मेदार जो है
मौजूदा हुक्मरान टोला है और सारी तबाही जो है वो 10 अप्रैल के बाद शुरू हुई। ये अवाम क्यों नहीं मान रहे इस बात को? देखें, अवाम देखते हैं कि आज अगर एक तकलीफ आई है तो उसका जिम्मेदार मौजूदा हुक्मरान को ठहराते हैं, और वो मैं समझता हूँ किसी हद तक दुरुस्त है कि उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है, इतनी एजुकेशन नहीं है, इतना मामलात को अंदर से नहीं देखते। वो तो ये देखते हैं कि आज हमें घी किस रेट पे मिला, आज हमें सब्जी किस रेट पे मिली, और आज हमारा बिल कितना आया। उन्हें कोई गर्ज नहीं है कि कौन हुक्मरान है या कौन नहीं है। वो ये समझते हैं कि जो मौजूदा हुक्मरान है ये इसके जिम्मेदार है, और बहुत बड़ा तबका है जो इस चीज को समझता है कि ये मौजूदा हुक्मरान जिम्मेदार हैं। लेकिन हमारे जैसे लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए। इंशाल्लाह ताला लोगों में अवेयरनेस आनी शुरू हो गई है, और हमें बताना चाहिए कौम को, लोगों को, कि इसका जिम्मेदार इमरान खान है। उसने 4 साल, पौने 4 साल में जो इदारों को तबाह किया है, जिस तरह पाकिस्तान बनने से लेके इमरान की हुकूमत तक जितना कर्जा लिया गया, उस तकरीबन राजा साहब ये कैसी अवेयरनेस आई है? इलेक्शन होते हैं, 8 हल्के हैं, कौमी असेंबली के 6 इमरान खान जीत जाते हैं, 2 पीपल्स पार्टी जीतती है, नून लीग तो 1 सीट भी कौमी असेंबली की नहीं जीत सकती। तो ये कैसी अवेयरनेस आनी शुरू हो गई है, ये जरा समझा दें हमें। ये अवेयरनेस अभी आपको नहीं पता चलेगा। अभी तो लोग मौजूदा हुक्मरानों को इसका जिम्मेदार समझ रहे हैं, लेकिन एक खास तबका अब ये सोच रहा है, और वो इस सोचने पे मजबूर है कि इसका असल जिम्मेदार कौन है। इसकी गहराई तक जाना शुरू लोगों ने कर दिया है। आम पब्लिक अभी इसकी गहराई तक नहीं जा रही। अच्छा। लेकिन जो जरा पढ़े लिखे लोग हैं, जो इमरान खान के साथ बहुत डेडिकेटेड थे और बड़े अंधा इमरान खान पे बिलीव करते थे, उन लोगों ने मेरे साथ खुद बात की है कि हम तो इमरान खान को समझते थे ये करप्ट भी नहीं है, ये मुल्क को ठीक कर देगा और मुल्क के तमाम मसाइल को हल कर देगा, कर्जे उतार देगा। तो इसने तो डबल जितने कर्जे पाकिस्तान बनने के 60-70 सालों में लिए गए, इसने 4 सालों में ले लिए। तो वो लोग अब ये सोचने पे मजबूर है, और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता लोगों को अवेयरनेस आ जाएगी। अच्छा राज साहब, इमरान खान 3.5 साल इक़्तिदार में रहे जी, 3.5 साल इक़्तिदार में रहे, उसमें से 2 साल जो हैं वो कोरोना के हैं। कोरोना के दौरान उन्होंने 1200 अरब रुपया आवाम में तकसीम किया, गरीब लोगों में तकसीम किया, ताकि वो लॉकडाउन या कारोबार जो मुतासर था उससे वो ख़ानदानों का जो है मामला चलता रहे। उसके अलावा 10 लाख रुपए का उन्हें सेहत कार्ड उन्होंने दे दिया 3 सूबों में, बल्कि सिंध में भी बाज़ जगहों पर वो दे दिया। वो सारा कुछ हो रहा था, और आप कहते हैं कर्जे चढ़ रहे थे, लेकिन 27 अरब डॉलर की रीशेड्यूलिंग मांग रहे हैं जनाब इसहाक डार साहब के। 27 अरब डॉलर रीशेड्यूल कराने पड़ेंगे, जिसका माशी माहरीन ये कहते हैं कि ये तो अमलन एतराफ़ है कि हम कर्जे देने की पोजीशन में नहीं हैं, हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। तो इकानमी तो फिर इस दौर में ख़राब हुई ना, जब आप रीशेड्यूलिंग मांग रहे हैं। वो उसने तो नहीं मांगी थी, वो तो लोगों को दे रहा था। ये ले रहे हैं गैस की बिलों की सूरत में, बिजली की सूरत में, महंगे पेट्रोल की सूरत में, वो दे रहे थे, और आप कहते हैं मईशत वो ख़राब कर रहे थे। देखें अरशाद साहब, बात यह है कि आप जो कह रहे हैं मैं उससे इख्तलाफ तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं सिर्फ इतनी अर्ज करूंगा कि देखें खान साहब ने कर्जा कितना लिया और सिर्फ कोरोना की मद में खान साहब को कितना पैसा मिला, ये 2 चीजें अलग-अलग देखें। कोरोना के मद में खान साहब को बहुत ज्यादा पैसा मिला पूरी दुनिया से, और लोन खान साहब ने अपने दौर में जितने पाकिस्तान के बनने के बाद, मैं तीसरी दफा रिपीट कर रहा हूं, 60-70 सालों में लिए गए, वो खान साहब ने 4 सालों में लिए गए। और उस इतने बड़े लोन का आप मुझे कोई एक मंसूबा बता दें। ये जो लोगों को पैसे दिए गए कोरोना के, ये कोरोना के मद में फंड बाहर से आया था। खान साहब का कोई बिजली का 1 मेगा पावर बिजली का बता दें, कोई सड़क बना दें, कोई मोटरवे बता दें, कोई एक मंसूबा बता दें कि ये अरबों रुपए का मंसूबा खान साहब ने मुकम्मल किया, एक नहीं आपको नजर आएगा।
अच्छा। तो मैं जो चीज आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि खान साहब ने कर्जा बहुत ज्यादा लिया है, कोरोना की मद में उन्हें बहुत ज्यादा पैसे मिले हैं, लेकिन ना कर्जा सही इस्तेमाल हुआ, ना कोरोना वाले पैसे सही इस्तेमाल हुए। और आज ये मौजूदा हुकूमत जो है इसको बेशुमार मसाइल है, उनमें से सबसे बड़ा मसला महंगाई का है, बिजली के बिलों का है। अच्छा, और इनको ये दुरुस्त करने एक पड़ेंगे। अगर बतौर इन्होंने ये जी। दुरुस्त ना किए, जी राजा साहब बतौर सीनियर सियासतदान अगर ये इन्होंने बताइए दुरुस्त ना किए जी कि क्या वजह है कि PMLN के कैंडिडेट हार जाते हैं और पीपल्स पार्टी कराची में इमरान खान को हराती है और पंजाब में शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी को हराती है? क्या वजह है? क्या पीपल्स पार्टी पंजाब में फिर आ रही है? पीपल्स पार्टी जो पंजाब वाली सीट है, जी। पंजाब वाली जो सीट है वो शाह महमूद कुरैशी साहब के पहले बेटे ने छोड़ी, फिर उनके बेटे ने MPA का इलेक्शन लड़ा, फिर अभी तीसरी दफा शाह महमूद कुरैशी साहब अपनी बेटी को कैंडिडेट ले आए। जिस दिन उन्होंने उसको कैंडिडेट अनाउंस किया था उसी दिन ये बातें होनी शुरू हो गई थी कि ये लूज कर जाएगी इलेक्शन, क्योंकि वहां बड़ा सख्त PTI में रिएक्शन था। दूसरा जो मूसा गिलानी को क्रेडिट जाता है कि उसने बड़े नीचे लेवल तक जाके बहुत मेहनत की है, मैं इस पर उसे मुबारकबाद भी देता हूं कि उसने बहुत नीचे तक जाके दुकानों पे बैठ के, रिक्शे वाले के साथ बैठ के, रेडी वाले के साथ बैठ के इस लेवल पे कैंपेन की है। और इसका सारा क्रेडिट जो है, एक तो गिलानी साहब का नाम है, वजीर आजम का बेटा है, उन्होंने मुल्तान में बहुत तरक्याती काम कराए हैं और तरक्याती काम कल एक इलेक्शन के बाद उसका वोट मिलता है। जो जब आप काम करा रहे होते हैं तो उसके बाद जो इलेक्शन आता है उसमें उसका वोट नहीं मिलता, लेकिन जब आप चले जाते हैं तो फिर लोग याद करते हैं। तो वो भी क्रेडिट गिलानी साहब का अब कैश हुआ है जो उन्होंने मुल्तान में बेताशा डेवलपमेंट कराई। और दूसरा मूसा की मेहनत जो है, बिलाशुबा उस बच्चे ने बेइंतहा मेहनत की है और इतनी मेहनत मेरा ख्याल है नून लीग कोई ने कैंडिडेट कैंपेन नहीं क्यों कर नहीं की? सकता राजा जितनी साहब, उसने की। राजा साहब, नून लीग की क़यादत क्यों खामोश रही इस इलेक्शन में? ये मैं हैरान हूं इस बात पे, आपने बिल्कुल सही इसका पिन पॉइंट किया है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने भी एक जलसा नहीं किया किसी जगह, हमजा साहब भी बाहर नहीं निकले, हालांकि वो दोनों निकल सकते थे, कोई कानूनी चलो शहबाज शरीफ साहब पे तो पाबंदी है, या इनकी नून लीग की सीनियर लीडरशिप भी उस तरह फाल इलेक्शन नहीं लड़ी किसी जगह भी जो लड़ना चाहिए था। इसकी वजह मुझे समझ नहीं आ रही। अभी आज ही इस्लामाबाद आए हैं, इनसे पूछते हैं कि भाई क्या वजह है, क्यों आपने ये इस तरह किया है। तो डिसहार्ट इलेक्शन लड़ा है, इनके कैंडिडेटों ने भी डिसहार्ट इलेक्शन लड़ा है, इस तरह के बस गले में मुसीबत पड़ी है, पूरी मेहनत नहीं की, पूरी कोशिश नहीं की। ये फरमाएं एक सियासतदान के तौर पर, हल्के के सियासतदान के तौर पर, क्या मुस्लिम लीग नून ने पहले ही हार तो नहीं मान ली थी? वो समझते थे कि हमारे लीडर चले भी जाएं फिर भी हारना है तो कम से कम बुरे तरीके से ना हारें, हार जाएंगे तो ये तो नहीं होगा कि मरियम नवाज़ की कैंपेन भी काम नहीं आई। ऐसी तो कोई बात आप अपने तौर पर तजिया क्या करते हैं, अंदाज़ा क्या है आपका? मुस्लिम लीग नून ने डिसहार्टेड इलेक्शन लड़ा, ये मैं आपको, उनकी कैंडिडेट हो या उनकी लीडरशिप हो, अच्छा। डिसहार्ट इलेक्शन लड़ा है। उन्हें हौसले के साथ इस नजरिए से इलेक्शन नहीं लड़ा कि हमने जीतना है। अच्छा। मैं आपको एक वर्कर के तौर पे ये तजिया कर देता हूं कि उन्होंने इलेक्शन को जिस तरह गिलानी साहब ने लड़ा या उनके बेटे ने लड़ा है, इस तरह इन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा और इसी वजह से इन्हें शिकस्त भी हुई है। अगर ये इलेक्शन थोड़ा सा मेहनत कर लेते, थोड़ी सी लीडरशिप आ जाती, ननकाने वाली सीट बिल्कुल 12,000 पे आ रहे हैं और आराम से ये जीत सकते थे। फैसलाबाद वाली सीट में PTI का जो पूरा जिला, पूरा शहर, बल्कि चिन्योट टोबा से भी सारी लीडरशिप PTI की, जिन टिकट होल्डर, MPA, MNA, सब ने एक एक यूनियन काउंसिल में एक एक MNA को उन्होंने लगाया हुआ था। तो इस तरह उन्होंने इलेक्शन लड़ा राजा साहब, और दूसरा वहां पे उनका झगड़ा नहीं था, क्योंकि इमरान खान कैंडिडेट था। अब जब कैंडिडेट आएगा तो उनके झगड़े होंगे, कोई लाते खींच, चलिए ये फैक्टर्स तो हैं राजा साहब, ये बात ठीक है आपकी, एक अहम खबर भी है राजा साहब। लेकिन देखें, अगली दफ़ा कैंडिडेट होगा तो उसमें इख्तलाफात होंगे, ये बात दुरुस्त आप फरमा रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा PDM मुत्तहद थी। जी जी, मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट को JUI की हिमायत हासिल थी, पीपल्स पार्टी की हासिल थी, बाकी जितनी जमातें हैं मजहबी गैर जमाती सब, अगली दफ़ा सारे इलेक्शन लड़ रहे होंगे अलग अलग।
तो अगली दफ़ा तो मुस्लिम लीग नून को ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल होगी। नहीं, मैं नहीं समझता। अगला इलेक्शन भी आप देख लीजिएगा अरशाद साहब, मुस्लिम लीग नून पंजाब के अंदर, फैसलाबाद के अंदर मुस्लिम लीग नून और पीटीआई का होगा, दूसरा कोई दूर दूर तक नजर भी नहीं आएगा। तो इसलिए ये इलेक्शन जो होगा अगला, वो जब कैंडिडेटों के साथ मुकाबला होगा, दोनों तरफ के एक जैसे वेट के लोग होंगे, तो फिर हालात मुख्तलिफ होंगे। फिर मुस्लिम लीग नून अगर कोई राजा साहब जो बात की जा रही है या पीपल्स पार्टी की वापसी की पंजाब में, आपको लगता है ये हकीकत के करीब है पीपल्स पार्टी की वापसी? उसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। जिस लेवल पे मूसा गिलानी ने मेहनत की है, अगर इस तरह मेहनत इनके कैंडिडेट पीपल्स पार्टी के कर सकें, इस तरह पैसा खर्च कर सकें, तो फिर शायद है किसी किसी जगह ये सीट निकाल सके। ओवरऑल पीपल्स पार्टी मुझे मुश्किल नजर आ रहा है। अच्छा, सही है। अच्छा राज साहब, ये फरमाएं कि एक पुराने सियासी कारकुन के तौर पर मुस्लिम लीग नून जो है, एक तो आप कह रहे हैं कि डिसहार्ड थे, और इन्होंने 2-3 दफ़ा इलेक्शन मुलतवी कराने की कोशिश की, एक दफ़ा कामयाब हो गए, 2 दफ़ा कामयाब नहीं हुए। अगले इलेक्शन में कौन सा वो नुक्ता होगा जिससे ये इलेक्शन जीत सकते हैं? महंगाई इनके पीछा कर रही होगी, बिजली के बिल, गैस के लोड शेडिंग, बाकी सारे मसाइल होंगे। इमरान खान का जो नैरेटिव है, जो नौजवानों ने कबूल कर लिया है, वो इनका पीछा कर रहा होगा। फिर अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस भी नहीं आते, तो फिर ये इलेक्शन मुस्लिम लीग नून लड़ पाएगी पूरे होल हार्टेडली? अगर मियां नवाज शरीफ साहब ना आए तो फिर मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन नहीं है अरशाद साहब। अगर वो आ गए और इन्होंने 2-3 महीने अगले में चीजों को कंट्रोल कर लिया, तो फिर आपको एक अच्छा मुकाबला देखने में नजर आएगा। लेकिन अगर मियां नवाज शरीफ ना आए और चीजों को कंट्रोल ना कर सके, जो आम आदमी के खाने पीने की चीजें हैं, बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, अगर इनको कंट्रोल कर सके, फिर भी बड़ा मुश्किल होगा नून लीग का इलेक्शन। तो इसलिए इन 2 चीजों का बहुत जरूरी है, एक नवाज शरीफ साहब का आना और एक इस महंगाई को कंट्रोल करना। अगर ये 2 चीजें हुई तो फिर अच्छा इलेक्शन बन जाएगा नून लीग का। राय साहब, नून लीग एहसानमंद है उन लोगों की भी जिन्होंने इमरान खान की पॉलिसियों से इनहराफ किया और फिर उन्होंने साथ दिया ये जो सारी चेंज हुई इसका। अब सवाल ये है कि पंजाब में हमने देखा कि जब वो लोग जो पहले इंडिपेंडेंट थे या पीटीआई के टिकट से थे, जब नून लीग के टिकट से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, तो नून लीग के अपने लोगों ने भी उनको सपोर्ट नहीं किया। तो ये क्राइसिस कैसे मैनेज होगा? एक जानिब उन लोगों का एहसान है, दूसरी जानिब लोग उनको वोट देने को तैयार नहीं थे। क्या आइंदा इलेक्शन में ये असर ज़ायल हो जाएगा या नून लीग को पुराने लोगों को ही टिकट देनी पड़ेगी? जिन लोगों ने नून लीग का टिकट लेना है, अगर तो उन्होंने आबी मेहनत कर ली और नून लीग के वर्कर तक पहुंच गए और उसे अपने साथ शाना बिशाना कर लिया, उनको तो मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन जो लोग समझेंगे कि हमने तो सिर्फ नून लीग के टिकट पे जितना और इलेक्शन में आएंगे, जो आज मेहनत नहीं कर रहे, उनके लिए, चाहे वो नून लीग के हों या जो लोग जिन्होंने इमरान खान से नाराजगी की है या नराफ किया है, उनके लिए बहुत मुश्किल पैदा होगी। आप दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने आजकल मेहनत कर ली और उनके साथ एक दोस्ती का, तल्लक का रिश्ता कायम कर लिया या उनके अंदर चले गए और उनको तस्लीम कर लिया उन्होंने कि ये हमारी पार्टी के आदमी हैं, हमारे नुमाइंदे हैं, तो उन लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगी। अच्छा राज साहब, जहांगीर तरीन ग्रुप अब मौजूद है या ख़त्म हो गया ज़िमनी इंतखाबात के बाद? जी, ग्रुप तो मौजूद है। जितने लोग जिन्होंने वोट दिए थे, मैं भी उनमें शामिल हूँ। हम उनके साथ राब्ते में हैं, उनके साथ मीटिंग्स होती हैं, उनके साथ हमारी डिस्कशन चलती है और हमने फैसला भी अभी करना है कि हमने आइंदा कलाए अमल, चाहे वो हमारे दोस्त हार गए हैं, लेकिन ऑन बोर्ड हैं वो, और हम किसी मुनासिब वक्त पे इंशाल्लाह जहांगीर तरीन साहब की क़यादत में कोई मुनासिब फैसला करें। नहीं, आप ग्रुप की सूरत में आएंगे या किसी जमात में जम हो जाएंगे? अभी इसका फैसला होना बाकी है कि हमने आइंदा इलेक्शन में क्या एक मुंतज़ अमली इख्तियार करनी है। उसके लिए वर्किंग हो रही है। जैसे ही वर्किंग मुकम्मल होगी, हमारी मीटिंग्स हो रही हैं, मीटिंगें फिर भी होंगी, फिर हम फैसला करेंगे कि हमने क्या करना है।
राज साहब, आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह आप फरवरी में या जनवरी में आप समझते थे कि इमरान खान के या तहरीक इंसाफ के टिकट पर हम आवाम का सामना नहीं कर सकते, क्या आज मुस्लिम लीग का जो टिकट होल्डर है उसी या सूरत हुकूमत हाल उसी सूरत हाल से दो चार है या उसकी पोजीशन बेहतर है? नहीं, देखें 5.5 लाख वोट लिया है तरीके इंसाफ ने जी। या इमरान खान ने, और 4.25 लाख वोट लिया, सिर्फ 75,000 वोटों का फर्क है 6 सीटों पे। तो इससे मैं समझता हूँ कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है। अगर महंगाई और नवाज शरीफ साहब, दो चीजें ये हो गई, महंगाई कंट्रोल हो जाए, नवाज शरीफ साहब आ जाए, तो आप देखिएगा इंशाल्लाह कब आ रहे हैं नवाज शरीफ अच्छा साहब? मुकाबला पंजाब के अंदर। ये मैं नहीं बता सकता जी, ये तो मुस्लिम लीग नून वाले बता सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है जब कुछ चीजें बेहतर होंगी, और अगर मैं हूं तो इलेक्शन से 2-3 महीने पहले उन्हें आना चाहिए। अच्छा, अगर मेरे से राय ले तो मैं तो उन्हें ये कहूंगा कि इलेक्शन से 3 महीने पहले आए। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया राजा रियाज साहब, अपोजिशन लीडर असेंबली हमारे साथ मौजूद थे। इरशाद साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए।